मतलब मेरे पास अक्सर बच्चे आते हैं, डॉक्टर साहब ये एक हफ्ते से स्कूल नहीं गया, कह रहा जब तक मेरा इलाज नहीं कराओगे मैं स्कूल नहीं जाऊँ। मतलब वो डिप्रेशन में, एंजाइटी में, लो सेल्फ स्टीम, स्कारिंग हो सकती है। पोस्ट एक्ने स्कार्स जो होते हैं, ओपन पोर पिट्स बन सकते हैं, गड्ढे बन सकते हैं। पहले हम उसको पिंपल को फोड़ने में ही बिलीव करते थे कि हम उसको दबा देते। तो गूगल से सर्च करके कोई भी मेडिकेशन की फेस की ग्लोनेस, शादी के जस्ट पहले या एंगेजमेंट के पहले वैक्सीन बिल्कुल नहीं कराएंगे, क्योंकि इससे बहुत तेज एक्ने फॉर्म है। कभी कभी देखा होगा छोटे छोटे पैथोलॉजी निकल जाता है। हाइट में कभी भी आप जो है लगा कर comes, you shouldn't lose your confidence. Your self-esteem is very important, and skin will not decide कि आप लाइफ में क्या हैं। Hi everyone, I'm वर्तिका और आप सभी का हमारे पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी जानते हैं कि स्किन हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन होता है, लेकिन स्किन इज नॉट ओनली कनेक्टेड टू ब्यूटी. स्किन इज अबाउट हेल्थ, अबाउट सेल्फ एस्टीम एंड अबाउट कॉन्फिडेंस. तो आज ये इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम आपके सामने लेके आए हैं. तो हमारी पॉडकास्ट आज जो टीनेजर्स में बहुत ही फेमस है वो है एक्ने. तो ये सिर्फ टीनेजर्स में नहीं बल्कि द पीपल हु आर इन देयर 20s, 30s, 40s एंड 50s जो इस प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं. हालांकि ये मिथ है कि क्या एक्ने सिर्फ टीनेजर्स में होता है, लेकिन हम सब जानते हैं कि स्किन हमारे बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है. और स्किन इज नॉट ओनली रिलेटेड टू ब्यूटी, इट इज नॉट ओनली अ कॉस्मेटिक प्रॉब्लम. स्किन इज रिलेटेड टू आवर कॉन्फिडेंस, आवर हेल्थ एंड आवर सेल्फ एस्टीम. तो आज इसी टॉपिक पे और जानकारी लेने के लिए कि ये क्यों होता है, इसके क्या कारण हैं, इसके क्या हम एविडेंसेस इसके हैं जो हम एक्ने को प्रूव कर सकते हैं, इसके लिए आज हम अपने शो पे बुलाए हैं डॉक्टर जीडी वर्मा सर को, जो कि अंबेडकर नगर के बहुत बड़े डर्मेटोलॉजिस्ट हैं. तो आप सभी का स्वागत है और सर आपका भी स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट में. और आज हम आपके पास छोटे छोटे इश्यूज लेके आए हैं और बहुत ही कॉमन टॉपिक है एक्ने. लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि हम कंफ्यूज करते हैं एक्ने को बहुत छोटी छोटी चीज़ों से. जैसे कोई कहेगा कि हमारे पिंपल्स हो गए हैं, कोई कहेगा सिस्ट हो गया है, कोई कहेगा वाइट हेड्स हैं, ब्लैक हेड्स हैं. तो ये जो कंफ्यूजन है इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे और एक्ने को आप एक सरल भाषा में हम तक कैसे पहुंचाएंगे? धन्यवाद वर्तिका जी, मुझे इनवाइट करने के लिए अपने पॉडकास्ट में. और बहुत ही अच्छा टॉपिक है और वास्तव में मतलब मैं चाह रहा था कि किस तरीके से इसको एक समाज में जो है एक्ने के बारे में थोड़ा सा जो इसके रियल जो जानकारी है, जो मिथ्स हैं, मतलब उनको हटाया जाए और कैसे इसके बारे में बताया जाए. सबसे पहले तो एक्ने जो प्रॉब्लम है वो बेसिकली जैसे स्किन है अपना, तो स्किन में जैसे ऊपर की एक स्किन होती है जिसको एपिडर्मिस बोलते हैं, बीच में जो है डर्मिस होता है और नीचे हाइपोडर्मिस होता है. ना तो ये ऊपर की प्रॉब्लम है ना तो नीचे की प्रॉब्लम है, बेसिकली एक बीच की प्रॉब्लम है. अब जैसे ये मान लीजिए, जैसे ये मैंने आपको बताया, ये एक पिक्चर मैंने बनाया हुआ है, ये बेसिकली जैसे ये एपिडर्मिस है और ये पोर्शन एपिडर्मिस है और ये पोर्शन एपिडर्मिस है, ये डर्मिस है और ये हाइपोडर्मिस है. तो यहाँ पे बेसिकली जो है हम लोगों के बॉडी में आपने देखा होगा ना ढेर सारे हेयर्स होते हैं और ये रोम छिद्र होते हैं. वहाँ पे जो है रोम छिद्र और उसके बगल में रोम छिद्र होते हैं. तो जब जहाँ पे हेयर होते हैं प्रॉब्लम वहीं पे ही आएगी जहाँ पे हेयर फॉलिकल्स होते हैं. और फेस पे हम लोगों के हेयर्स भले नहीं देखते हैं लेकिन हेयर फॉलिकल्स होते हैं. अब ये जैसे देखिए, मान लीजिए ये हेयर है, ये हेयर का स्ट्रक्चर है और हेयर से अटैच्ड एक स्ट्रक्चर होता है जिसको सिबेसियस ग्लैंड बोलते हैं. और सिबेसियस ग्लैंड जो है हर हेयर में एक अटैच स्ट्रक्चर होता है और यहाँ पे एक सीबम नाम का एक जो है मटेरियल होता है, वो जो है एक फैटी मटेरियल होता है, वो जो है सिक्रीट होता है. और यहाँ से मटेरियल सिक्रीट होकर के यहाँ से एक इन्फंटिबुलम करके एक जो है स्ट्रक्चर होता है, उस स्ट्रक्चर से क्रॉस करके सीधे आकर के स्किन पे आता है और स्किन पे पूरा स्प्रेड करता है. और वो इसी स्ट्रक्चर की वजह से हम लोगों का स्किन स्मूथ होता है, सॉफ्ट होता है और कोई इन्फेक्शन नहीं होने पाता, बहुत ड्राई नहीं होने पाता. मतलब इसके बहुत सारे फंक्शन हैं, मतलब बहुत बेनिफिशियल स्ट्रक्चर, मतलब ये चीज़ होती है जो सीबम होती है. अच्छा. तो अब ये सीबम जब तक सब कुछ नॉर्मल चलता रहता है कि यहाँ से जो है सिबेसियस ग्लैंड से जो है सीबम बन रहा है, यहाँ से निकल रहा है, निकल करके स्प्रेड हो रहा है, तब तक तो सब कुछ सही चलता रहता है. अच्छा. प्रॉब्लम तब आती है जब या तो यहाँ पे जो है जो सीबम है वो बहुत ज़्यादा बनने लगे और या तो यहाँ पे जो बन तो रहा है लेकिन यहाँ पे कहीं भी कोई ब्लॉकेज हो जाए. अच्छा. मतलब यहाँ से बाहर ना निकल पाए. अब जब सबसे पहले क्या होता है कि अब जब ये सीबम जो प्रोडक्शन होता है उसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं. सबसे मेन जो है एक हार्मोन होता है, एंड्रोजन नाम का एक हार्मोन होता है. एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन होता है वो बहुत मेन फैक्टर होता है. तो अब उसमें क्या होता है, अगर मान लीजिए कि अभी काजेज में हम लोग आगे जाएंगे, लेकिन मान लीजिए किसी कारणवश जो है यहाँ पे प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो गया और बहुत ज़्यादा हो गया और प्लस यहाँ पे जो
यहाँ का जो केराटिन है यहाँ पे जो है स्किन में भी कुछ डैमेज हुआ और यहाँ पे एक ब्लॉकेज हो गया। अब प्रोडक्शन होता गया, यहाँ से जो है आगे निकल नहीं रहा है, यहाँ पे बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो धीरे धीरे करके बढ़ते बढ़ते क्या होगा कि अब ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो जाएगा, जैसे मान लीजिए कि अब ये ऐसे यहाँ पे एक स्ट्रक्चर हो गया, हेयर फॉलिकल तो अंदर कहीं रह गया, और ये ऐसे करके यहाँ से एक मान चलिए कि ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो गया। अब ये सीबम पूरा जो है प्रोडक्शन यहाँ से होते हुए ये सीधे सीधे पूरा ये अंदर ऊपर जाके पूरी स्वेलिंग का रूप ले लिया जो है। अच्छा। तो ये पूरा का पूरा स्वेल हो गया, और ये पूरा का पूरा एक जो है ये जो पैप्यूल के रूप में जो एक उठा हुआ जो दाने के रूप में होता है वो बेसिकली एक स्ट्रक्चर बन जाता है। और इसमें जो है यहाँ पे अब इसके बाद शुरू होती है कहानी, चूंकि अब जब यहाँ पे चूंकि बाहर नहीं निकल रहा है और ये स्टोरेज प्रोडक्ट है तो यहाँ पे बैक्टीरिया का कोलोनाइजेशन शुरू हो जाता है। तो एक बैक्टीरिया होता है जिसको प्रोपियोनी बैक्टीरियम एक्नेस बोलते हैं। अच्छा। पी एक्नेस बोलते हैं, या उसका अब नया नाम हो गया क्यूटी बैक्टीरियम एक्नेस। तो वो जो है पी एक्नेस जो है यहाँ पे जो है कोलोनाइजेशन शुरू हो जाता है। अब उसके बाद फिर क्या होता है, जब वो बैक्टीरिया है तो उससे इन्फेक्शन होगा तो वहाँ पे फिर जो है इन्फ्लामेशन शुरू हो जाएगा, रेडनेस आने लगेगी। फिर वहाँ पे बॉडी का फिर डिफेंस मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाता है, वहाँ पे WBCs ढेर सारे आ जाते हैं, बहुत सारे मतलब सेल्स जो है आ जाते हैं फाइट करने के लिए। तो फिर वहाँ पे जो है फिर इसका जो है आगे चल करके पैप्यूल, सिस्ट और बाकी सबका रूप लेता है। मतलब कुल मिलाकर के मुझे लगता है कि आप समझ गई होंगी एक्ने का फॉर्मेशन कैसे होता है। यहाँ पे ज्यादा बनने लगे, या यहाँ पे ब्लॉकेज हो जाए, या जो है पता चला कि और भी कोई फैक्टर हो जाए जिसकी वजह से इसका बनना। स्टूडेंट हमने टर्मिनोलॉजीज तो पढ़ी थी, हाँ। लेकिन कभी ये तो हमें नहीं पता था कि ये हेयर की वजह से होता है, क्योंकि फेस में तो सर ये एक्ने और पिंपल में कोई फर्क है या दोनों सेम? नहीं, दोनों सेम ही चीज है, कॉमनली दोनों सेम किया जाता होता है। एक्चुअली क्या होता है ना कि ये भी उन हेयर्स में ज्यादा होता है जहां पे हेयर्स बहुत हल्के होते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या ये जो स्ट्रक्चर होता है ना वहाँ पे बहुत जो है बहुत फाइन होता है, इस वजह से उसका ब्लॉकेज होने का चांस ज्यादा होता है। अगर अब इस तरीके से आप ये सवाल भी पूछ सकती हैं कि सबसे ज्यादा तो हेयर जो है सिर में होता है, तो सबसे ज्यादा एक्ने तो वहां होने चाहिए, लेकिन वहां के जो फॉलिकल होते हैं बहुत मजबूत होते हैं, बहुत स्ट्रांग होते हैं, उनका जो कैनाल है वो कैनाल जो है बहुत अच्छे से डेवलप्ड होता है, तो वहां पे ब्लॉकेज होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो एक्ने सिर्फ फेस पे होता है या बॉडी के किसी और पार्ट इसके बॉडी के कई पार्ट्स पे होता है, जैसे मेन तो फेस है, उसके साथ साथ अपर चेस्ट है, शोल्डर है और अपर बैक है। ये सारे एरिया जो है मतलब एक्ने के बहुत कॉमन एरिया है। अच्छा सर, एक्ने क्या ऐसा है कि फीमेल्स में ज्यादा प्रोमिनेंट है और मेल्स में कम है? नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि एक हिसाब से देखा जाए तो मेल में ज्यादा कॉमन है, अच्छा। क्योंकि जो ये जो है लेकिन फीमेल्स जो है फीमेल चूंकि चेहरे को लेकर के बहुत ज्यादा जागरूक होती हैं, कॉन्शियस होती हैं, तो वो छोटे मोटे भी मेल में इसलिए ज्यादा होता है क्योंकि इसका जो अभी मैंने कॉज में आपके बताया कि एंड्रोजन हार्मोन होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है, तो वो बेसिकली वो इसका मेन कॉज है एक्सेसिव सीबम प्रोडक्शन के लिए। अब चूंकि एंड्रोजन जो है मेल में तो नेचुरली ही होता है, फीमेल में तो कुछ प्रॉब्लम होगी जिसकी वजह से आएगा। अब सर मेरा क्वेश्चन इसमें ये आ रहा है कि आपने कहा कि ये एंड्रोजन हार्मोन की वजह से होता है, मतलब वो एक फैक्टर है, बाकी बहुत सारे और भी फैक्टर हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी हो सकते हैं इसमें। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में जैसे बहुत जो है पता चला गर्मी है, पसीना है, पसीने से लथपथ होने वाले काम हैं, तो मतलब बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये जो है सेबेशियस ग्लैंड्स एक्टिवेट हो जाती हैं। या चूंकि ऑयल प्रोडक्शन ग्लैंड है, तो अगर कोई बहुत तेल लगाता है सिर में, अगर सिर में बहुत ज्यादा तेल लगा रहा है तो सिर में पता चला वो ऑयल जो है एब्जॉर्ब होकर के पता चला कि ये ऑलरेडी ऑयली स्ट्रक्चर है, पता चला ये हाइपर एक्टिव हो जाती है। ओके। तो इसमें क्वेश्चन ये उठता है कि क्योंकि मैं एक एजुकेटर भी हूँ, तो काफ़ी बच्चों के बीच में रहते हैं और काफ़ी यंगस्टर्स के बीच में, तो काफ़ी मदर्स से मैंने सुना है कि बहुत ज़्यादा मुंह नहीं धोता कोई बच्चा, बहुत गंदगी रखता है। तो क्या गंदगी से मुंह ना धोने से एक्ने होता है या बार बार मुंह धोने से एक्ने ठीक हो जाता है? नहीं, देखिए फिर वही बात है ना, चूंकि प्रॉब्लम चूंकि अंदर है स्किन के अंदर है, और उसके भी और सारे कारण में जो है हार्मोन है और बहुत सारे फैक्टर्स हैं, तैली त्वचा है, बहुत सारी चीजें हैं, तो इसलिए जो है मुंह धुलने का बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। बस केवल ये होता है कि मुंह धुलने से एक थोड़ी सी बेनिफिट हो सकती है कि जो पता चला कि जो ऑयल जो सिक्रीट हो रहा है स्किन पे, तो वो थोड़ा सा उसको रिमूव कर कंट्रोल जाए, लेकिन एक्सेसिव जो है वॉशिंग से जो है ड्राइनेस आ सकती है और ऊपरी लेयर जो है डैमेज हो सकती है। अच्छा सर, चॉकलेट का क्या रोल है? ये मेरे स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा है कि सर से पूछेगा कि बहुत बड़ा ये मिथ है शायद कि चॉकलेट से एक्ने होता है, तो क्या एक्सेसिव चॉकलेट खाने से एक्ने की प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं यंगस्टर्स में? बेसिकली फूड्स का सीधा ही मैं आपको बता दे रहा हूँ, फूड्स का डायरेक्टली बहुत ज्यादा कोरिलेशन नहीं है एक्ने से फूड्स में, लेकिन जो है जैसे ऑयली फूड्स हैं, क्योंकि अब आप खुद ही समझ गए होंगी, क्योंकि सिस्टम ऑयल ग्लैंड से रिलेटेड है, तो जो भी ऑयली चीजें होंगी वो प्रभावित करेंगी। और तो उसमें जैसे जितने भी लेकिन फास्ट फूड हैं, चिप्स, कुरकुरे, पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, जो भी चीजें हैं ये कुछ हद तक जो है बढ़ाती हैं, लेकिन जो है सबसे मेन इसमें पॉइंट होता है कि हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले जो फूड्स हैं,
जिनके ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा है वो सारे फूड्स जो है इसको बढ़ा सकते हैं। बल्कि इवन जो है मतलब चॉकलेट खाने से ज़्यादा है कि जो बहुत कुछ लोग होते हैं जो तेल बहुत ज़्यादा लगाना प्रेफर करते हैं या फेस पे भी बहुत ज़्यादा ऑयलिंग करते हैं या स्कैल्प में बहुत ज़्यादा ऑयलिंग करते हैं, तो वो ऑयल जा करके एब्जॉर्ब हो करके सीबेसियस ग्लैंड्स को एक्टिवेट कर सकता है। अच्छा सर, काफ़ी जैसे हम लोग के फ्रेंड्स में लोग कहते हैं कि बताओ टीनेज में थे तब तो हुआ नहीं एक्ने, एडोलेसेंस टाइम पीरियड पे, अब जब हम 40s में पहुंच रहे हैं तब हमें एक्ने हो रहा है। तो एक्ने की कोई एज है, रेस्ट्रिक्टिव है कि इसी एज ग्रुप में ज़्यादा पाया जाता है या किसी भी एज ग्रुप में ये हो सकता है? अब यही जो क्वेश्चन है ना, यही सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्ने का। बेसिकली जो है एक प्रॉब्लम होती है जिसको पीसीओडी या पीसीओएस बोलते हैं। हाँ जी सर, तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि एक्ने जो है ये पूरी तरह से क्योर हो जाता है या फिर रिकर करता है, वापस आ सकता है बार बार? देखिए, जो केवल एज रिलेटेड वाला है, हाँ। मतलब कि एक नॉर्मल है कि प्यूबर्टी की एक एज आई, उस टाइम पे कुछ हार्मोन एक्टिव हुए जिसकी वजह से हुआ, तो वो तो देखिए एक बार अगर आपने ट्रीटमेंट कर दिया और उसके बाद जो उससे रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं अगर वो यूज कर रहा है, जैसे एक्ने प्रॉन स्किन है उसकी, उसको ये पता चल गया, उसको पता चल गया कि मुझे कौन सा फेस वॉश यूज करना है, उसे पता चल गया मैं मॉइस्चराइजर कौन सा यूज करूँ, उसके पता चल गया कि मैं कौन सा सनस्क्रीन यूज करूँ, मतलब वो प्रॉपर्ली अगर उसको यूज करता है तो आराम से वो कंट्रोल में रहता है। लेकिन अगर जो है उसमें कोई ना कोई इंटरनल बीमारी है, कोई सिंड्रोम है उसको, जैसे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है तो या कोई, तो फिर वो बार बार आ सकता है। तो प्रॉपर उसका अगर हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे तभी हो जाएगा। लेकिन ये है कि ट्रीटमेंट के बाद काफी हद तक हम लोग मैक्सिमम कंट्रोल कर लेते हैं, इजिली जो है कंट्रोलेबल है। तो सर हमें लगता है अब हम पॉडकास्ट के बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे हैं और सब ये जानना चाहते हैं कि आप हमें कुछ टिप्स दीजिए जो हम अपने डेली केयर में, जिसमें घर के भी कुछ नुस्खे हो जो हम रोज यूज कर सकें कि हम इससे थोड़ा बच सकें। और ऑब्वियसली वो बढ़ेगा तो हम आपके पास जरूर आएंगे, लेकिन वो क्या टिप्स हैं? कौन सा हमें मॉइस्चराइजर यूज करना चाहिए, एक जनरली क्या केमिकल्स हमें अवॉइड करने चाहिए, क्लीनलीनेस, फूड में हमें क्या इनटेक लेना चाहिए? तो हमें कुछ टिप्स आप टेक अवे में देते हुए जाइए कि हमें पता रहे कि हाँ आज से हम ये पर्टिकुलर रूटीन फॉलो करने वाले हैं। बेसिकली इसमें जो है सबसे पहले तो ये है, जैसे आपने देखा होगा ना कि चूंकि पोर्स ब्लॉक होते हैं, हाँ। जिसकी वजह से सारी प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि अगर ऊपर ब्लॉक हो गया तो नीचे सीबम बन रहा है तो ऊपर निकल नहीं पाएगा, तो नीचे फिर इन्फ्लेमेशन होगा, फिर उसमें बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है, सारी चीजें चलती हैं। तो वो पोर्स को जो ब्लॉक करके जो ब्लॉक होते हैं उनको खोलना सबसे इंपॉर्टेंट है। और खोलने के लिए जो है एक चीज है जो घरेलू जो एक होता है कि हम लोग अगर भाप लेते हैं, स्टीम से जो है काफी हद तक खुल सकता है। लेकिन स्टीम में भी ये ध्यान देना है कि बहुत गर्म स्टीम ना लीजिए, क्योंकि नहीं तो वो फिर उल्टा भी रिएक्शन कर सकता है। अगर स्टीम बहुत ज्यादा अगर हीट हो गया तो पता चला कि वो सैलून्स में काफी कॉमन प्रैक्टिस है। हाँ, कॉमन प्रैक्टिस है। तो जो है उसमें क्या होता है, अगर बहुत अगर हीट हो गया तो उससे जो है सीबेसियस ग्लैंड्स एक्टिव हो जाते हैं। अच्छा। तो एक्टिव हो जाते हैं तो फिर उस वजह से फिर जो है फिर से पता चला सीबम प्रोडक्शन उधर से बढ़ गया। आपने इधर से पोर तो खोला लेकिन प्रोडक्शन बढ़ गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अब चूंकि पोर्स जब ब्लॉक होते हैं तब आप इसमें एकदम इजीली समझ पा रहे होंगे कि जो हम लोग कॉस्मेटिक प्रोडक्ट यूज करते हैं उनका बहुत ज्यादा रोल हो गया कि कॉस्मेटिक प्रोडक्ट, क्योंकि अब पूरे के पूरे फेस पे जैसे मान लीजिए कि तो जो भी हम लोग कॉस्मेटिक प्रोडक्ट यूज करते हैं, एक टर्म होता है नॉन कोमेडोजेनिक या नॉन ऑयली या नॉन ग्रीसी। ये एक टर्म देखिए, कभी भी अगर आप कॉस्मेटिक प्रोडक्ट अगर आप चूज कर रहे हो तो आप उसमें देखिए कि क्या वो नॉन कोमेडोजेनिक है कि नहीं है। अगर वो नॉन कोमेडोजेनिक है तो वो आपके लिए बेस्ट है। तो वो क्या करेगा कि उस पे मेंशन रहता है। हाँ, अब मतलब अब इस समय जो भी प्रोडक्ट्स आते हैं वो नॉन कोमेडोजेनिक होते हैं बेसिकली जो है। तो अगर वो नॉन कोमेडोजेनिक है तो बेस्ट है। जैसे कि आप मॉइस्चराइजर लगा रहे हो तो नॉन कोमेडोजेनिक होना चाहिए। फाउंडेशन अगर आप यूज कर रहे हो तो अगर जितना मैक्सिमम हो सके पाउडर फॉर्म का हो, अगर पाउडर वाला फाउंडेशन हो तो वो बेस्ट है, क्योंकि वो इजिली जो है वो जो है पानी से इजिली वॉश हो जाएगा। और जो है वाटर रेजिस्टेंस जो है फाउंडेशन आपको नहीं यूज करना है, वाटर रेजिस्टेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वाटर रेजिस्टेंट होगा तो फिर वो अच्छे से वॉश नहीं होगा, तो वो पोर्स को जो है ब्लॉक किए रहेगा। तो कोई ऐसे ट्रस्टेड मॉइस्चराइजर्स हैं जो आप नेम कर सकते हैं जिनको हम मतलब जो नहीं, बेसिकली बहुत सारे हैं, बस उसमें आपको यही देखना है कि नॉन ऑयली, नॉन ग्रीसी, नॉन कोमेडोजेनिक मॉइस्चराइजर। इसी तरीके से जैसे ये तो मॉइस्चराइजर की बात हो गई, उसके अलावा जैसे जो आई शैडोज वगैरह जो यूज करते हैं, तो आई शैडोज में जो कलरफुल वाले आई शैडोज हैं जैसे पर्पल है, ग्रीन है, ये वाले अवॉइड करने चाहिए, क्योंकि इससे एक्ने फ्लेयर अप होते हैं। और आई लाइनर जो होते हैं उसमें जो पेंसिल वाले होते हैं वो बेस्ट है। पेंसिल नहीं, हाँ लिक्विड नहीं, पेंसिल वाले अच्छे होते हैं। और सनस्क्रीन में जो है एक दो तरीके की सनस्क्रीन होती है, एक होती है फिजिकल सनस्क्रीन, एक होती है केमिकल सनस्क्रीन। जिसमें आप देखेंगे फिजिकल सनस्क्रीन में हम लोग को यूज करना चाहिए, जिसमें जिंक ऑक्साइड, टाइटेनियम डाइऑक्साइड, ये वाले जो सनस्क्रीन होते हैं। पता कैसे लगाएंगे उसमें? हाँ, तो उसमें लिखा होता है, समय लिखा होता है कि उसके कंटेंट्स आप देखिए, कंटेंट्स में आप देखिए कि जिंक ऑक्साइड, टाइटेनियम डाइऑक्साइड ये सब है कि नहीं। आप सिंपल सनस्क्रीन ना देखिए, अभी आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि आपकी स्किन जो है एक्ने प्रॉन है, तो आपको ये ध्यान देना पड़ेगा।
और मॉइस्चराइजर में जो है जैसे सीरामाइड वाले बेस्ड जो मॉइस्चराइजर होते हैं जिनमें सीरामाइड्स होते हैं या हाइलुरोनिक एसिड करके होता है, तो वो बेस्ट होते हैं जो है। और जो फाउंडेशन होता है उसमें आप देखिए सिलिकॉन बेस्ड जो होते हैं, उसमें जो है सिलिकॉन बेस या मैट फिनिश टाइप की जो होते हैं, तो वो बेसिकली जो है अच्छे होते हैं। वो आजकल मार्केट में इतने प्रोडक्ट्स आ गए हैं और सोशल मीडिया पेजेस पे इतने ज्यादा वो प्रेवलेंट रहते हैं कि बहुत कंफ्यूजन है हम सबको कि कौन सा प्रोडक्ट सही है। हाँ नहीं, उसको थोड़ा सा पढ़िए, बल्कि इसको आप गूगल पे सर्च करिए कि उसके जो कंटेंट्स हैं वो कंटेंट सर्च करिए कि ये क्या क्या है, मतलब उसमें क्या क्या है, उसका क्या क्या यूज है। और जो है बाकी इसके अलावा जो फेस वॉश है उसमें जैसे एक बहुत कॉमन कंटेंट्स है, मतलब बहुत कॉमन है, जैसे सैलिसिलिक एसिड है। सैलिसिलिक एसिड वाला जो फेस वॉश होता है 2% सैलिसिलिक एसिड होता है, तो वो बेसिकली क्या होता है, केराटिनाइजेशन जो है ऊपर का जो पोर्स है उसको ओपन कर देता है जो ब्लॉक हुई होती है। और सबसे मेन चीज है कि नाइट में कभी भी आप जो है लगा करके, मतलब मेकअप करके कभी भी ओवरनाइट सोना नहीं है, मतलब नाइट में वॉश जरूर करना है। लगे कितनी भी थकान लगी हो। और सबसे मेन चीज है कि जो अगर मान लीजिए कि सपोज करिए कि आपका कोई इवेंट है, कोई सोशल एंगेजमेंट है आपका, मान लीजिए किसी का एंगेजमेंट है, किसी की मैरिज पड़ी हुई है, तो आप कोई भी घरेलू ट्रीटमेंट बिल्कुल भी नहीं करेंगे। भले आपको लगता है वो सेफ है, फिर भी आप अपना जो है सेल्फ मेडिकेशन नहीं करेंगे, गूगल से सर्च करके कोई भी मेडिकेशन की फेस की ग्लोनेस के लिए कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। और दूसरा ये है कि वैक्सिंग अगर आपने कभी नहीं कराई है, वैक्सिंग अगर आपने कभी नहीं कराई है तो जो है आप शादी के जस्ट पहले या एंगेजमेंट के पहले वैक्सिंग बिल्कुल नहीं कराएंगे, क्योंकि इससे बहुत तेज एक्ने फॉर्मेशन पूरी बॉडी में जो है एक्ने निकल सकते हैं पूरी। आपने कभी कभी देखा होगा छोटे छोटे पैप्यूल्स निकल जाते हैं जहां पे वैक्सिंग होती है, तो वो बेसिकली एक्ने ही होते हैं, एक्ने फॉर्म इरप्शन उसको बोलते हैं। तो वो बेसिकली सडन निकल सकता है। अगर आपने पहले कराया हुआ है, आपको पता है कि आपके एक्ने फॉर्म इरप्शन नहीं होते, तब तो आप करा सकते हैं, लेकिन अगर आपने पहले नहीं कराया है तो उसके पहले बिल्कुल नहीं। डेज के पहले इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहिए। और बाकी तो स्ट्रेस मेन फैक्टर है कि अगर मान लीजिए कोई आपका सोशल एंगेजमेंट है और आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है, तो स्ट्रेस से भी एक्ने निकलते हैं। हाँ सर, मुझे जानना था स्ट्रेस एक्ने से कैसे रिलेटेड? नहीं, बेसिकली स्ट्रेस जब ज्यादा होता है तो वो जो है जैसे जो बॉडी में बहुत सारे हार्मोन्स एक्स्ट्रा सिक्रीट होने लगते हैं, उसमें एंड्रोजन्स भी होते हैं, तो एंड्रोजन जब ज्यादा सिक्रीट होंगे तो वो जाकर के सीबम प्रोडक्शन बढ़ा देंगे, तो वहां से एक्ने फिर निकल सकते हैं। तो इसलिए स्ट्रेस फ्री लाइफ, और यही नहीं मतलब टोबैको नहीं यूज करना है, अल्कोहल नहीं यूज करना है, सिगरेट स्मोकिंग नहीं करनी है, मतलब ये सब मैक्सिमम अवॉइड करिए। अगर आपको पता है कोई बहुत स्पेसिफिक फंक्शन है जिसके लिए आपका एकदम जरूरी है कहाँ एक्ने नहीं निकलने चाहिए, तो उसमें आपको एक एक चीज को, और हाँ प्रॉपर स्लीप भी लेनी है। स्लीप भी अगर कम होगी तो फिर जो है आई थिंक स्किन केयर रूटीन इज अ प्रोसेस जो आपको लॉन्ग टर्म में बिल्कुल सही से फॉलो करना है। जैसे एक हेल्दी डाइट होती है, वैसे एक हेल्दी स्किन के लिए ये सारी चीज़ें हमें फॉलो करनी चाहिए। तो सर आपने काफ़ी अच्छे तरीके से हम लोग को समझा दिया कि एक्ने क्या होता है, उसके क्या कॉजेज़ होते हैं, और ये घरेलू नुस्खे कितने उपयोगी हैं कितने नहीं हैं। लेकिन सर अक्सर वाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स हो जाते हैं, तो क्या ये पिंपल का ही कोई फॉर्म है एक्ने का, या ये इनसे डिफरेंट है? एक्चुअली एक्ने जो है कंडीशन जो है वो दो टाइप की होती है बेसिकली। एक होता है एक वेरिएंट उसका होता है नॉन इन्फ्लामेटरी एक्ने, और दूसरा होता है इन्फ्लामेटरी एक्ने। तो ये जो नॉन इन्फ्लामेटरी का मतलब है जिसमें स्वेलिंग वगैरह ना हो, नॉन इन्फ्लामेटरी, दूसरा इन्फ्लामेटरी। तो ये जो नॉन इन्फ्लामेटरी एक्ने होता है, इसमें बेसिकली क्या होता है कि मतलब उसमें उसको पेन नहीं होगा, दर्द नहीं होगा, सिंपल जो है एक हल्के से जो है हेड टाइप के होंगे। तो ये जो नॉन इन्फ्लामेटरी वाला होता है वो दो टाइप का होता है, एक व्हाइट हेड और एक ब्लैक हेड। व्हाइट हेड तब होगा जब उसके ऊपर जो है स्किन की कवरिंग रहती है, मतलब वो एक्सपोज टू इन्वायरमेंट नहीं होता है। तो ये एक्ने का ही टाइप, बिल्कुल वो नॉन इन्फ्लामेटरी टाइप ऑफ एक्ने है। लेकिन सर ये तो बहुत ही कॉमनली होता है कि हमें व्हाइट हेड्स हो जाते हैं। हाँ, तो बेसिकली अब आप सोचिए जितने फॉलिकल हैं हर जगह एक्ने बनने की पूरी प्रोबेबिलिटी है। आपके फेस में जितने फॉलिकल हर जगह एक्ने तो बन सकते ही हैं। तो वो बेसिकली जो है उसका ही वेरिएंट है नॉन इन्फ्लामेटरी का। इसमें जो व्हाइट हेड्स होते हैं उनमें ऊपर से स्किन की कवरिंग है, और नीचे जो है सीबम जो है एक हल्का सा सिस्ट के रूप में बना हुआ है। तो वो चूंकि ऊपर कवरिंग है तो वो ऊपर से जब हम देखते हैं तो वो व्हाइट दिखता है, तो वो व्हाइट हेड होता है। तो जनरली इसका ट्रीटमेंट थोड़ा सा टेक्निकल होता है, इसको जो है प्रिक करके उसको फिर निकालना पड़ता है। और दूसरा जो ब्लैक हेड है वो ऊपर खुला होता है, और वो जो सीबम होता है, सीबम ऊपर तक आ जाता है, और जब इसके जो है हवा के कांटेक्ट में आता है तो ऑक्सीडाइज हो जाता है। जो क्रिएटिन होता है तो क्रिएटिन ऑक्सीडाइज होकर के वो ब्लैक कलर का हो जाता है। तो वो क्रिएटिन प्लग जो है दिखने लगता है, चूंकि हवा के कांटेक्ट में है वो, तो वो ब्लैक हो जाता है। तो वो ब्लैक हेड्स होते हैं उनका। अच्छा, आप इसका ट्रीटमेंट इतना डिफिकल्ट बता रहे हैं, लेकिन ये तो बहुत ही इजीली अवेलेबल रहता है सैलून्स में या किसी भी कॉस्मेटिक सेंटर्स पे, बहुत इजीली कहते हैं वो रिमूव कर देते हैं। ब्लैक हेड्स का तो इजीली हो जाता है,
क्योंकि वो ओपन टू स्काई है, क्योंकि ऊपर स्किन की कवरिंग नहीं है। लेकिन जो व्हाइट सेट्स हैं वो चूंकि नीचे हैं, तो उसमें अगर मान लीजिए उसमें आप ज्यादा प्रिक करके या नीडल वगैरह प्रिक करके उसको दबा दबा के अगर आप निकालते हैं तो अगल बगल में इन्फ्लेमेटरी चेंजेस आ सकते हैं, जिसकी वजह से स्पॉट्स बन सकते हैं या डार्कनेस आ सकती है, ब्लैकनेस आ सकती है। बाद में पता चला एक्ने आपके तो सही हो गए, लेकिन पता चला पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन इसको बोलते हैं, पीआईएच जो है वो कंडीशन हो जाती है, उससे डील करना बड़ा कठिन काम हो इसके जाता है। आजकल इतनी रेमेडीज अवेलेबल हैं कॉस्मेटोलॉजी सेंटर्स पे या सैलून्स में, तो ये कितना हेल्पफुल है? क्या हमको ये ऑप्ट करना चाहिए या एक रिनाउंड डर्मेटोलॉजिस्ट को ही इसमें रेफर करना चाहिए हमें? देखिए जो हेड्स हैं, वही मैंने बोला ना, जो ब्लैक हेड्स अगर हैं उनको तो कुछ हद तक आप जो है हल्का सा सेल्फ भी रिमूव कर सकते हैं, हल्का सा प्रेशर लगा करके रिमूव कर सकते हैं। लेकिन मेन बात वही कि अगर एक्सेसिव प्रेशर लग गया, अगल बगल की जो स्किन है वो अगर डैमेज हो गई, तो वहां पे रेडनेस आकर के वहां पे बगल में एक्ने के बगल में पूरा पिगमेंटरी चेंजेस हो सकते हैं, तो स्पॉट्स ज्यादा आ सकते हैं, स्पॉट्स लॉन्ग टर्म में फिर सही नहीं होते, या स्कारिंग हो सकती है। पोस्ट एक्ने स्कार्स जो होते हैं, ओपन पोर पिट्स बन सकते हैं, गड्ढे बन सकते हैं, फिर उनके ट्रीटमेंट फिर लेजर या और एडवांस ट्रीटमेंट ही हो पाते हैं। एक्ने का वर्स्ट स्टेज क्या होता है? बेसिकली एक्ने जैसे ये तो मैंने बोला दो टाइप के, कि एक नॉन इन्फ्लामेटरी मैंने बताया, इसमें जो ओपन पोर्स और ब्लैक व्हाइट हेड और ब्लैक है, और दूसरा जो है इन्फ्लामेटरी एक्ने। इन्फ्लामेटरी एक्ने में बेसिकली जो है इन्फ्लामेटरी की जो है समझिए कि ग्रेडिंग होती है, ग्रेड 1 से लेकर के ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4। तो ये जो है बेसिकली जो है नॉर्मल जब पैप्यूल होते हैं, छोटे छोटे पैप्यूल होते हैं, छोटे छोटे दाने होते हैं, वो ग्रेड 1 में रखे जाते हैं। ग्रेड 2 में पैप्यूल है, उसके साथ साथ कुछ पस्ट्यूल्स बनने लगे, कुछ पस बनने लगे, वो हल्का सा सिक्रीशन होने लगा या ऊजी डिस्चार्ज होने लगा ग्रेड 2 में। और ग्रेड 3 जो होता है वो सीवियर टाइप का हो गया, सीवियर में पता ढेर सारे पस्ट्यूल्स बन गए और जो है ऊजिंग लीजन्स ढेर सारे हो गए। और जो ग्रेड 4 होता है उसको सिस्टिक बोलते हैं, जब पूरा सिस्ट बन जाता है और पूरा जो है पूरा का पूरा एक सिस्ट का रूप ले लेता है और पूरा का पूरा अंदर जो है पूरा पस जो है कलेक्शन हो जाता है, बड़े बड़े पाउच बन जाते हैं। और जो है कुछ पिक्चर्स में अभी आपको दिखाऊंगा कि किस लेवल के मतलब हो सकते हैं। हमें किस स्टेज पे डर्मेटोलॉजिस्ट को रेफर कर लेना चाहिए आपके हिसाब से, और किस स्टेज तक हम घरेलू नुस्खे या थोड़ी रेमेडीज हम खुद कर सकते हैं? मतलब बेसिकली देखिए, जब भी आपके एक्ने स्टार्ट हो, जब भी बच्चे के एक्ने स्टार्ट हो या आपको लगता है हाँ एक्ने आने लगे हैं, एक बार तो उसी टाइम पे आपको कंसल्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे जब आप कंसल्ट कर लेंगे तो उससे रिलेटेड जो भी प्रिकॉशंस हैं, तो जैसे मान लीजिए उसमें हम लोग डिसाइड कर लेते हैं ना कि मतलब इसका हार्मोनल एक्ने है, या अगर जैसे मान लीजिए किसी के माथे पे खाली एक्ने निकल रहे हैं, तो ये 90% उम्मीद होता है कि वो पता चला ऑयलिंग ज्यादा करता है। तो उसको एक बेसिक प्रिकॉशन से कि केवल अगर तेल लगाना वो कम कर दिया या शैम्पू रेगुलर यूज करना शुरू कर दिया केवल उस, और या हो सकता तेल ना भी लगा रहा हो लेकिन उसके सिर में ऑयल सिक्रीशन बहुत ज्यादा हो रहा है, तो उसी समय तो उसी समय अगर हमने बता दिया केवल बस एक शैम्पू जो है उसकी एक्ने कंट्रोल कर सकता है। तो और प्लस जो है उसके साथ साथ मान लीजिए खाने पीने का परहेज है, पानी की मात्रा भी इसमें थोड़ा सा ज्यादा पीनी चाहिए, लगभग 3 लीटर के आसपास, 2.5-3 लीटर पानी डेली पीना चाहिए। तो इससे भी जो है मतलब कुछ प्रिकॉशंस से पता चला उसका फिर आगे की लाइफ ईजी हो सकती है। और बाकी तो इसके अलावा जब उसमें पस्ट्यूल्स बन गए, पैप्यूल्स बन गए, पस बनने लगा, पेनफुल हो गए, तो कोई भी कंडीशन होगी तो देखिए आपको जाना चाहिए, क्योंकि मामला फेस का है। अगर यही एक्ने बॉडी के किसी और पार्ट में होते तो कोई समस्या नहीं थी, लेकिन यहां प्रॉब्लम यह है कि एक्ने आपके सही होंगे, सही होने के बाद कॉम्प्लिकेशन आएंगे, उसके कॉम्प्लिकेशन में उसके स्पॉट्स आएंगे, स्कार्स आएंगे, गड्ढे बन सकते हैं। इस लाइफ में आपको क्या लगता है क्या चेंजेस हमें करने चाहिए एक अपने शेड्यूल में कि हम इस चीज को थोड़ा अवॉइड कर सकें या हम इससे थोड़ा सा बच सकें? देखिए अभी सबसे पहले तो इसमें आपको अपनी स्किन का पता होना चाहिए कि जैसे जनरली 3 तरीके की स्किन होती हैं। एक होती है जैसे ड्राई स्किन, तो जनरली क्या होता है, ड्राई स्किन वालों को कोई समस्या नहीं होती है। हाँ, क्योंकि उनकी स्किन ऑलरेडी ड्राई है, तो उनके में सीबम प्रोडक्शन ऑलरेडी बहुत कम है, तो इसलिए जो है उनके में प्रॉब्लम होने के चांसेस बहुत कम है। दूसरी है ऑयली स्किन। तो ऑयली स्किन अगर आपकी है तो आपको खुद पता चल जाएगा, जैसे गर्मी होगा, पसीना होगा, बार बार लगेगा कि स्किन ऑयली हो गई, बार बार आपको मन करेगा कि मैं बजा के मुंह धो लूं। अगर आपकी ये कंडीशन, तो आप समझ जाइए कि आप एक्ने प्रॉन हो। और तीसरी होती है मिक्स स्किन। तो कुछ लोगों की क्या होती है, कहीं कहीं पे ड्राई होती है और कहीं कहीं पे ऑयली होती है, पता चला केवल उनका फोरहेड पे ऑयली है, नोज के आसपास ऑयली है, बाकी ड्राई है। तो उनका क्या है कि उस एरिया में ज्यादा होंगे, तो उसमें बेसिकली जो है तो उस हिसाब से जो है फिर आप जो है प्रिकॉशन ले सकते हैं। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो फिर आप एटलीस्ट जो है ऑयली फूड्स थोड़ा कम कर सकती हैं, हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड्स कम कर सकते हैं। और जो है ऑयली स्किन के लिए जो बेसिकली जैसे कॉस्मेटिक्स या कोई भी चीज, अभी आगे हम लोग कॉस्मेटिक्स वाले पे डिस्कस करेंगे, मतलब जो भी चीजें हो वो ऑयल फ्री हो। मतलब जो भी चीजें आप यूज कर रहे हैं, अगर कोई भी जो है आप फेस वॉश यूज कर रहे हैं तो उसमें जो है जो ऑयल प्रोडक्शन कम करने वाले फेस वॉश हैं, जैसे सैलिसिलिक एसिड फेस वॉश है या कुछ और भी चीजें मैं आगे बताऊंगा जब आप भी पूछेंगी, तो वो चीजें यूज कर सकते हैं। तो सर आपको क्या लगता है कि जैसे आपके पास पेशेंट्स आते होंगे एक्ने के, तो आज तक का आपको सबसे फ्रस्ट्रेटिंग सवाल क्या लगा जो आपका दिल ला दिया हो कि बताओ एक्ने की वजह से मतलब लोग इस कंडीशन में आ गए हैं, जिस पे आपको थोड़ा सा यू मस्ट हैव बीन मूव्ड अ बिट कि
ऐसा क्यों हो रहा है? आपको कुछ इसमें कोई बेसिकली कई बार जब बहुत सिंपल कंडीशन को लोग जो है सेल्फ मेडिकेशन से या एक ऐसे पता अल्टरनेटिव मेडिसिन से और बेसिकली हाँ जो ओवर द काउंटर बहुत सारे प्रोडक्ट्स बिकते हैं अपनी सोसाइटी में, तो वो जो जो दवाइयां हैं जो एक्ने के लिए दवाइयां हैं ही नहीं है और लोगों को लगता है वो एक्ने की दवाइयां हैं और उसको वो लगातार यूज कर रहे हैं और उनसे क्या होता है कि जो है जिस सेबेशियस ग्लैंड्स की एक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो सिंपल जो 2-4 एक्ने हैं वो हजारों की संख्या में आ जाते हैं। हम लोगों के पास तभी आते हैं उसमें जैसे बहुत सारी स्टेरॉइड वाली क्रीमें हैं, मार्केट में बहुत सारी स्टेरॉइड वाली क्रीमें बिकती हैं, लोगों को लगता है कि स्टेरॉइड वाली क्रीमें जो है एक्ने का ट्रीटमेंट है। बेसिकली क्या होता है जब आप कोई भी स्टेरॉइड क्रीम कोई डर्म जीएम टाइप की जितनी क्रीमें बिकती हैं, डर्म जीएम लाइट ब्राइट साइन ऐसी बहुत सारी क्रीमें होती है, जब आप उनको लगाते हो चूंकि उसमें स्टेरॉइड होता है तो एक बार जब आप उसको अप्लाई करोगे तो वो जो एक्ने का जो इन्फ्लेमेशन होता है उसको सबसाइड कर देगा, क्योंकि स्टेरॉइड है, स्टेरॉइड इन्फ्लेमेशन दबाते हो उसको एक बार को लगेगा कि मेरा एक्ने सही हो रहा है, फिर उसको लगेगा कि ये एक्ने का मेरा जो है एक्ने के लिए अच्छी क्रीम है, एक बार तो दब जाएगा। उसके बाद क्या होता है स्टेरॉइड जो क्या करता है कि बॉडी की इम्यूनिटी को वीक कर देता है, तो वहां पे स्किन की इम्यूनिटी वीक होती है, उसके बाद जहां 10 दाने थे उसके बाद इकट्ठे सीधे एकदम 100 दाने के रूप में निकलेंगे, फिर 1000 दाने भी निकल सकते हैं। बहुत डिप्रेसिंग भी हो जाता और ये बहुत डिप्रेसिंग। उसके बाद मतलब मेरे पास अक्सर बच्चे आते हैं, पता चला गार्जियन आते कहते डॉक्टर साहब ये 1 हफ्ते से स्कूल नहीं गया, और हाँ कि 1 हफ्ते से स्कूल नहीं गया और कह रहा जब तक मेरा इलाज नहीं कराओगे मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। प्रॉब्लम क्या है कि इलाज होने में भी 2-2 3-3 महीने 4-4 महीने लगते हैं, वो कब तक स्कूल नहीं जाएगा। ये इस तरीके की प्रॉब्लम नहीं है कि हाँ बुखार हो रहा है बुखार उतर जाएगा फिर स्कूल चला जाएगा, वो उसमें तो सबसे पहले दाने निकलने कंट्रोल हो। क्योंकि सर ये ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें सोशल एंगल भी बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है, जैसे मैंने भी मेंशन किया था कि ये सिर्फ एक स्किन मतलब ब्यूटी प्रॉब्लम नहीं है, लोगों का इसमें सेल्फ एस्टीम जुड़ा है, कॉन्फिडेंस जुड़ा है। एक छोटा सा भी हो जाता है तो मुझे लगता है कि यार क्यों निकल गया, ऐसा क्यों हो कई गया? बार ऐसा हुआ है कि हम लोगों के पास पेशेंट आया है और क्लियर कट वो डिप्रेशन में जा चुका होता है, मतलब वो डिप्रेशन में एंजाइटी में बहुत सारी इवन मतलब लो सेल्फ स्टीम सेल्फ कॉन्फिडेंस में काफी स्टिग्मा है कि अगर है तो उनकी मैरिज में भी इश्यूज आ जाते हैं, ऐसे भी पेशेंट्स आपके पास आते हो? नहीं बिल्कुल बिल्कुल। अब ये तो मतलब मेन है कि कई बार आ जाएंगे लोग कहेंगे डॉक्टर साहब इसकी बस 3 महीने बाद शादी होने वाली है, अब सही कर दीजिए। अब उसमें क्या होता है भाई उसमें फिर टाइम चाहिए, क्योंकि कभी भी अगर आपको मतलब अगर आपके दिमाग में इस तरीके की चीजें सोशल एंगेजमेंट या कुछ ऐसा चल रहा है तो सर इसमें आपको नहीं लगता इसमें मेडिसिन के साथ साथ एक मोटिवेशन और काउंसलिंग की भी बहुत ज्यादा बिल्कुल ये बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि हम लोग सबसे पहले यही जो है जब पेशेंट आता है तो वो तो देखिए हमेशा हाई एक्सपेक्टेशन से आता है, उसको लगता है कि अब डॉक्टर साहब के पास आ गए हैं, उसके चूंकि कई लोगों ने रिकमेंड किया हुआ तो उसको लगता है कि डॉक्टर साहब अब चमत्कार करेंगे, जबकि चमत्कार होता नहीं है। प्रॉब्लम क्या है कि धीरे धीरे देखिए सबसे पहले किसी के दाने हैं, पहले दाने कंट्रोल हो, नए दाने निकलने बंद हो, और जैसे ये प्रॉब्लम होती है दाने उसके कंट्रोल में आते तब तक उसकी प्रॉब्लम आ जाती है डॉक्टर साहब ये निशान बड़े खराब लग रहे हैं, फिर अगला स्टेप आ जाता है, फिर जब निशान कुछ कम होते हैं डॉक्टर साहब अभी भी उतना मजा नहीं आ रहा है। तो ये पूरा प्रोसेस मतलब पूरा एक प्रोसेस है जिसमें कंटिन्यूअस आपको चलना पड़ेगा और उसके लिए आपके पास टाइम चाहिए। मेन एक शॉर्टकट नहीं है, एक प्रॉपर ट्रीटमेंट है और उसमें फिर जो है फिर प्रॉपर्ली चलना। साथ साथ हमें वो जीना भी सीखना है कि ये है तो हमारी स्किन में है एंड वी शुड एम्ब्रेस इट, ठीक है जो है वो है कंडीशन, लेकिन उसके साथ हमें सोशली मुझे नहीं लगता कि बहुत डाउन फील करना चाहिए, टेंशन बिल्कुल इतना टेंशन नहीं लेना चाहिए। देखिए बेसिकली एक्ने किसी को भी हो सकते हैं, यहाँ तक कि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को हुए हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं जिनके पोस्ट एक्ने स्कार्स आज भी मैं देखता हूँ और मुझे पता है कि उनके कितने एक्ने हुए होंगे। जॉन अब्राहम है उसके जो है पोस्ट एक्ने स्कार्स बहुत ढेर सारे हैं, हीरो हैं। लेकिन यंगस्टर्स स्पेशली वो बहुत लो फील करने लगते हैं। अब जो बच्चे हैं हमारे स्कूल में भी जो है वो 7th 8th 9th 10th में जो जा रहे हैं तो वो एक्ने का प्रॉब्लम मतलब अब उनके सामने आ रहा है तो काफी कॉन्फिडेंस उनका लूज होता है। इसीलिए इसमें बेसिकली मेन रोल माता पिता का है। बेसिकली जब उनके एक्ने निकलने शुरू होते हैं तो चूंकि अपने सोसाइटी में अपने माता पिता को उनको लगता है कि बेटनोवेट सी या इस टाइप की क्रीमें जो है वही सबका ट्रीटमेंट है और वो तुरंत ला करके सबसे पहले एक क्रीम उसको पकड़ा देंगे उनको कि ये लगाना शुरू कर दो तुम्हारे दाने निकल रहे हैं। अब जैसे वो क्रीम लगाना शुरू होगा वही जो मैंने कॉम्प्लिकेशन बताया, स्टेरॉइड वाली क्रीम है, पहले इन्फ्लेमेशन दबेगी फिर आगे का कॉम्प्लिकेशन होगा। पहले उनको ये समझना जरूरी है कि एक्ने अंदर का एक मेटाबॉलिक चेंज है जिसकी वजह से हो रहा है, ऊपर कोई क्रीम लगा करके आप उसको सबसाइड नहीं कर पाओगे क्योंकि उसका अगर एक्सटर्नल फैक्टर से ज्यादा इंटरनल फैक्टर्स एक्सटर्नल फैक्टर्स जो हैं उसको आपको समझना पड़ेगा। एक्सटर्नल फैक्टर्स कौन से, जैसे गर्मी पसीने से लथपथ होने वाले काम हैं, ऑयलिंग कम से कम हो, अगर ऑयल सिक्रीशन ज्यादा हो रहा हो तो उसके लिए कौन सा फेस वॉश यूज करें, कौन सा मॉइस्चराइजर यूज करें, कौन सा सनस्क्रीन यूज करें, ये सारी चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर और जो भी क्रीम मार्केट में बिकती है सबके सब प्रॉपरली दवाइयां हैं, ड्रग्स हैं, और दवा होगी तो उसके साइड इफेक्ट भी आएंगे। और कभी भी आप गूगल करके देख लीजिए, किसी भी क्रीम को आप गूगल करके देख लीजिए, अभी देखिए उसकी साइड इफेक्ट की लंबी सी लिस्ट है, मतलब आप चौंक जाएंगे कि ऐसी ऐसी मतलब यहाँ तक कि एट्रोफी ऑफ स्किन हो सकती है। गूगल कितना हेल्पफुल है एक्ने को क्योर करने में?
अब देखिए, गूगल से आप अपनी प्रॉब्लम डायग्नोज कर सकते हैं या जान सकते हैं कि आपकी सीवियरिटी कितनी है, लेकिन जहां तक ट्रीटमेंट की बात है, हर आदमी की स्किन अलग अलग है, तो हर आदमी की स्किन के लिए अलग अलग ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। बात वही होती है, गूगल को केवल एक्ने दिखेगा, गूगल को ये नहीं दिखेगा कि आपके सिर में ऑयल का प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है, आपकी पीसीओडी है, आपके एंड्रोजन सिक्रीशन ज्यादा हो रहे हैं। अलग क्यों होती है? किसी की बहुत स्मूथ होगी, किसी की ऑयली है, स्किन में डिफरेंट टाइप्स क्यों हैं? हाँ, तो ये डिफरेंट टाइप्स है, इसीलिए तो डर्मेटोलॉजी ब्रांच बनाई गई। नहीं तो इतनी बड़ी ब्रांच की जरूरत कहाँ थी जो है, मतलब क्योंकि बच्चे दो पैदा हुए तो उनमें फर्क कहाँ से आता है? वो बेसिकली वो जेनेटिकली ही होता है, जेनेटिकली ही होता है कि वो। मैं ये पूछना चाहती थी, क्या ये एक्ने हेरिडिटरी है? बिल्कुल बिल्कुल, हेरिडिटरी का मतलब अगर माता पिता की स्किन ऑयली है तो बच्चे की स्किन भी ऑयली होगी, तो ऑयली स्किन की वजह से जो है वो एक्ने प्रोन हो जाएगा। ओके, तो दैट वेज हेरिडिटरी। हाँ, हेरिडिटरी जो है जेनेटिक फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसमें। तो सर, काफ़ी जानकारी हमें आपसे मिली है आज। तो बस मेरा एक आपसे आखिरी ये सवाल है कि इस फील्ड में आप काफ़ी एडवांस ट्रीटमेंट्स भी आ गए हैं, और हम लोग की एज ग्रुप के लोग हैं जो ऑलरेडी जैसे उसके स्कार्स लेफ्ट हैं या कुछ है, तो उनके एडवांस ट्रीटमेंट्स में क्या क्या अब अवेलेबल है, और हमें डर्मेटोलॉजिस्ट से मतलब क्या हेल्प मिल सकती है ऐसी सिचुएशंस में? बेसिकली जैसे अब एक्ने हो गया, जो पुराने जो पेशेंट्स हैं जो 30s 40s में हैं, जिनके पहले बचपन में खूब एक्ने निकले थे, उनको हो सकता पता भी ना रहा हो कि डर्मेटोलॉजिस्ट हो सकता उनके जिले में रहा ही ना हो, और उन्होंने उस समय ट्रीटमेंट नहीं कराया। अब पोस्ट एक्ने स्कार्स मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है, पोस्ट एक्ने स्कार्स या ओपन पोर्स जो है, तो इसके लिए 2-3 ट्रीटमेंट बहुत एडवांस इस समय आ चुके हैं। एक तो जो है फ्रैक्शनल CO2 लेज़र है, जो अपने यहाँ पे जो है हमारे सेंटर पे उपलब्ध है। अच्छा। और फ्रैक्शनल CO2 लेज़र का जो ट्रीटमेंट होता है उससे जो है मुहासे के गड्ढों का इलाज किया जाता है। एक MNRF करके मशीन होती है, माइक्रो नीडलिंग रेडियो फ्रिक्वेंसी उसका नाम है, MNRF। तो उसमें भी क्या होती है, उसमें बहुत ढेर सारी पिंस होती हैं, पिंस अंदर जा करके वहाँ पे जो है लेज़र रेडिएट करती है, और उससे जो है फिर कोलेजन सिंथेसिस स्टार्ट हो जाता है, उससे मुहासे तो ये पेनफुल भी होता होगा? हाँ, वो हम लोग जो है टॉपिकल एनेस्थीसिया लगा देते हैं। पहले जो है एक शून्य करने वाली क्रीम लगा दी जाती है, उसके बाद लगा करके पेशेंट को 1-1.5 घंटे के लिए। हाँ, सारी चीज़ें अवेलेबल है। और बाकी एक जो है नया रिसेंट PRP करके जो ट्रीटमेंट होता है, जो हेयर के लिए बहुत कॉमन है, प्लेटेड रिच प्लाज्मा, वो बेसिकली फेस के लिए भी हम लोग करते हैं, फेस के ग्लोनेस के लिए। अच्छा। और हल्के फुल्के जो छोटे फुटे हल्के फुल्के जो मुहासे के गड्ढे हैं या ओपन पोर्स हैं या नॉर्मल जो डार्कनेस है, उसके लिए हाइड्रा फेशियल करके प्रोसीजर है। और हाइड्रा फेशियल में अगर मान लीजिए अगर आप सोशल एंगेजमेंट में जा रही हैं या कोई ऐसा इवेंट है, तो उसमें आप 2-3 सीटिंग ले सकती हैं, तो उससे फेस में हाइड्रा फेशियल्स यहाँ क्लिनिक पे होते हैं? हाँ, क्लिनिक पे ही हमारे यहाँ मतलब लेजर रूम है, मतलब एक पूरा चैम्बर है। ये MNRF मशीन है और ये फ्रैक्शनल CO2 लेज़र है। ये दोनों जो है एक्ने स्कार्स के ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है, और जो है चोट के निशान के ट्रीटमेंट के लिए भी यूज़ किया जाता है। ये हाइड्रा फेशियल मशीन है, ये जो है फेस के ग्लोनेस के लिए, फाइन रिंकल्स हटाने के लिए, या हल्के फुल्के दाग और झाइयों के ट्रीटमेंट में भी यूज होता है। ये हमारा डायोड लेज़र है, ये अनचाहे बालों के इलाज के लिए यूज होता है, फेस के भी अनचाहे बालों का इलाज और जो है पूरी बॉडी के भी अनचाहे बालों का इलाज। ये क्यू स्विच्ड एंडियाग लेज़र है, ये पिगमेंटरी लीजन्स के लिए यूज किया जाता है, और हम लोग ज़्यादातर टैटू हटाने में इसका यूज करते हैं। इसमें जो है किसी दिन हम लोग इस पे एक सिटिंग किया जाएगा हाइड्रा फेशियल पे ही केवल। मतलब अब सैलून जाना भी रूल आउट हो सकता है? हाँ, नहीं बिल्कुल, जो है इसमें प्रॉपर्ली जो है उसमें प्रॉपर साइंटिफिक गाइडेंस के अंदर होगा तो वो बेटर ही बिल्कुल होगा। बिल्कुल, उसमें रेडियो फ्रिक्वेंसी प्रोब्स होते हैं जो वास्तव में फेशियल टाइटनिंग भी करती है। मतलब केवल ऐसे दिखाने के लिए फेशियल टाइटनिंग नहीं, रियल टाइटनिंग जो है उससे होती है। तो अब मतलब काफी एडवांसमेंट्स आ गए, क्योंकि मुझे लगता है हम लोग के टाइम पे जब पहले निकलते थे तो पहले हम उसको पिंपल को फोड़ने में ही बिलीव करते थे कि हम उसको दबा देते हैं या निकाल देते हैं अंदर से तो वो बैठ जाएगा, लेकिन उस टाइम पे वो बहुत क्योर नहीं हो पाया। तो आई थिंक कि जिनकी स्किन क्लियर है, लाइक दे आर एक्सट्रीमली लकी, उनको कोई स्किन प्रॉब्लम्स नहीं है, लेकिन जिनकी हैं, आई थिंक सर ने जैसा बताया वो राइट टाइम पे हमें वो डिसीजन लेना है कि कब हमें डॉक्टर को कंसल्ट करना है, और होम रेमेडीज मुझे लगता है उसी एक्सटेंट तक करनी है जहाँ तक वो रीजनेबल हो और जहाँ तक आपका केस और ख़राब ना हो। और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो सर ने बताई कि इसका जो सोशल एंगल है, सर काफ़ी सिचुएशंस ऐसी फेस करते हैं, तो आई थिंक कि whatever problem comes, you shouldn't lose your confidence. Your self-esteem is very important, and skin will not decide कि आप लाइफ में क्या हैं। तो स्किन प्रॉब्लम्स है, इट इज़ अ प्रॉब्लम लाइक जस्ट एनी अदर डिजीज, ये भी एक प्रॉब्लम है, और इसका सोल्यूशन अब अवेलेबल है क्योंकि सर ने इतने एडवांसमेंट्स की बात की है, तो आई थिंक सबका सोल्यूशन है, तो इसको अपने कॉन्फिडेंस में मत लेके आइए। और सर मैं आपका बहुत बहुत थैंक यू करना चाहूँगी, और आई एम वेरी ग्लैड कि वी टुक आउट टाइम टुडे और आज हम इसको कर पाए हैं, क्योंकि ये सारी इन्फॉर्मेशन जब सबके पास जाएगी, क्योंकि बहुत ही अवेटेड था और
काफ़ी जो यंगस्टर्स हैं, क्योंकि मैंने बताया मैं एक एजुकेटर हूँ, सब बहुत इंतज़ार कर रहे हैं इस पॉडकास्ट का कि सर से कुछ टिप्स मिल जाएं। स्पेशली हमारे टीचर्स, वो तो बहुत उससे वेट कर रहे हैं कि क्योंकि एक्ने बहुत ज़्यादा कॉमन है आजकल। तो सर बहुत ही हमें अच्छा लगा है और आई एम श्योर कि इन फ्यूचर वी आर गोइंग टू शूट मोर पॉडकास्ट विद यू। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू आवर शो। थैंक यू सो मच। थैंक यू वर्तिका जी। थैंक यू सर। ओके।